नमस्कार। पिछले कुछ वक्त से खासकर ऑनलाइन और कुछ विश्लेषणों में एक अरब नाटो की चर्चा काफी गर्म है माहौल। कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि भाई सारे अरब देश और साथ में पाकिस्तान भी मिलकर एक बड़ा मिलिट्री अलायंस, एक गठबंधन बना रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये भी कि इससे भारत के लिए खास तौर पर पीओके को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। बातें तो यहाँ तक हो रही थीं कि अगर भारत ने पीओके पर कुछ किया तो ये हमला सब सदस्य देशों पर माना जाएगा। हाँ, यही सब सुनने में आ रहा था। पर क्या इसमें सच में कोई दम है? आज हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, हाल की मीटिंग्स की जानकारी है, कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं। तो चलिए इन्हीं के आधार पर देखते हैं कि इस अरब नाटो की असलियत जमीनी हकीकत क्या है। हाँ, ये अटकलें तो देखिए चल ही रही थीं और कुछ जगहों पर तो इसे काफी सनसनीखेज तरीके से पेश भी किया जा रहा था। दावा तो यही था कि एक ऐसा गठबंधन बन रहा है जो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस ही बदल देगा। लेकिन जो हाल में हुआ है ना, उससे इस पूरी पिक्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल। तो इन दावों और इस डर के पीछे असल में हुआ क्या? जानकारी तो यही है कि हाल में कतर की राजधानी दोहा में बड़े अरब देशों के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। सही। राष्ट्रपति, राजा, शेख, क्राउन प्रिंस सब आए थे। हाँ, सब थे। और मीटिंग का जो बताया गया मकसद था वो यही था, एक कॉमन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की पॉसिबिलिटी देखना, कुछ नाटो जैसा। आइडिया ये था कि अगर कोई बाहर से हमला करे, खासकर जैसे इजराइल का डर रहता है, तो सब मिलकर जवाब देंगे। अच्छा। इससे उनकी अपनी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी और अमेरिका या यूरोप पर जो उनकी मिलिट्री डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। वैसे ये आइडिया नया नहीं है, पहले भी कोशिशें हुई हैं, पर इस बार माहौल थोड़ा सीरियस लग रहा था। सुनने में तो ये काफी बड़ा और एम्बिशियस प्लान लगता है। अगर हो जाता तो वाकई मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज होता है। हाँ, होता तो। लेकिन फिर हुआ क्या उस मीटिंग में? बस यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आ गया। जो जानकारी बाहर आई है उसके हिसाब से तो मीटिंग शुरू होने के मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ही मामला बिगड़ गया। आधे घंटे में? सच में? मतलब मीटिंग शुरू होते ही खत्म? हाँ बिल्कुल। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लीडर्स एक एक करके मीटिंग से बाहर जाने लगे। अरे, ऐसा क्या हो गया भाई अचानक? इतने बड़े नेता बीच में उठकर चले गए? हुआ ये कि मिस्र ने, मतलब इजिप्ट ने, एक ठोस प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव था? प्रस्ताव ये था कि एक जॉइंट अरब आर्मी बनाई जाए जिसमें सभी देश अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करें, मतलब पैसा, फौज, हथियार सब। एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर का भी आइडिया था ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्शन लिया जा सके। ये तो लॉजिकल लगता है अगर आप एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते हैं तो। जी। फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत तब आई जब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और मेजबान कतर ने ही इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, उसे रोक दिया। हैं? कतर ने? ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। अभी तो खबरें थीं कि इजराइल ने वहां कुछ हमला किया था। उन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए थी ऐसे गठबंधन की। बिल्कुल। और यही तो इस मामले का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई को ये डर था कि अगर मिस्र वाला प्रस्ताव मान लिया गया तो इस नए संगठन की कमान जो है वो मिस्र के हाथ में चली जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मिस्र की सेना बड़ी है, उसका ऐतिहासिक दबदबा रहा है, तो उन्हें लगा कि लीडरशिप मिस्र ले जाएगा और ये बात इन खाड़ी देशों को मंजूर नहीं थी। ओह, तो ये मामला फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी से ज्यादा लीडरशिप और कौन बॉस बनेगा इसकी लड़ाई बन गया। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही लगता है। और इसी वीटो के बाद खबरों के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अल सिसी काफी नाराज हुए और वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर वापस काहिरा चले गए। उनका जाना एक तरह से उस मीटिंग के ताबूत में पहली कील जैसा था। उनके जाने के बाद फिर क्या हुआ? बाकी लोग? माहौल एकदम बदल गया उनके जाते ही। फिर ये भी पता चला कि तुर्की ने भी, मतलब अनौपचारिक तौर पर, इस गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। अच्छा, तुर्की ने भी? हाँ, पर अरब देशों ने उसे भी साफ मना कर दिया। तुर्की को क्यों मना किया? वो तो खुद नेटो मेंबर है, एक्सपीरियंस भी है उसके पास। यहाँ डर दूसरा था। अरब नेताओं को ये चिंता थी कि अगर तुर्की शामिल होता है तो राष्ट्रपति अर्दोआन इसे अपने, वो जो उनका नव ऑटोमन वाला सपना है, उसके विस्तार की तरह पेश करेंगे। वो इसे ऐसे दिखाएंगे जैसे पुराना ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा फिर से अरब दुनिया पर आ रहा है। और ये बात कई बड़े अरब देशों को, खासकर सऊदी और मिस्र को, बिल्कुल गवारा नहीं थी। तो मतलब मिस्र बार,
तुर्की को अंदर नहीं आने दिया, फिर मीटिंग का क्या बना? अंजाम वही हुआ जो ऐसी खींचतान के बाद होता है। एक एक करके बाकी नेता भी उठकर जाने लगे। सब चले गए? हाँ, जब मीटिंग में गिने चुने लोग ही रह गए, शायद बस मेजबान कतर, सऊदी, यूएई और एक आध और देश, तो मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। वो जो अरब नेटो का बड़ा सपना देखा जा रहा था, वो दोहा में उसी मीटिंग हॉल में आपसी लड़ाई की भेंट चढ़ गया। बस बात वहीं खत्म। तो ये जो इतनी बड़ी तस्वीर बनाई जा रही थी, वो असल में एक नाकाम कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं निकली। लेकिन ये सिर्फ एक प्रस्ताव पर असहमति का मामला तो नहीं लगता। इसके पीछे क्या कुछ और गहरे मुद्दे हैं? इन देशों के बीच ऐसी क्या दरारें हैं जो इन्हें एक साथ आने ही नहीं देती? हाँ बिल्कुल, जो विश्लेषण है वो कई बुनियादी और गहरी प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं। पहली और सबसे साफ चीज है आपसी भरोसे की जबरदस्त कमी। अच्छा, जैसे आप शिया सुन्नी विभाजन को ही ले लीजिए। ये सिर्फ मजहबी मामला नहीं है, इसका गहरा जियोपॉलिटिकल असर है। क्या सऊदी अरब, जो खुद को सुन्नी इस्लाम का सेंटर मानता है, कभी नाटो जैसे किसी समझौते में, जहां एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है, क्या वो ईरान की शिया फौज को अपनी जमीन पर आने देगा? या क्या सऊदी फौज ईरान की हिफाजत के लिए वहां जाएगी? मुश्किल लगता है। हाँ, जो एनालिसिस है वो कहते हैं इसकी संभावना लगभग 0 है। और ये अविश्वास सिर्फ ईरान तक नहीं है, बाकी देशों में भी आपस में है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा मुद्दा वो है लीडरशिप का। कौन नेता बनेगा? हाँ, ये तो अभी मिस्र वाले मामले में दिखा भी। बिल्कुल, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये इस क्षेत्र का भविष्य कौन तय करेगा उसकी लड़ाई है। सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मिस्र, तुर्की या ईरान लीड करे। वो चाहता है कमान या तो उसके पास रहे या यूएई जैसे उसके करीबी साथी के पास। और बाकियों की क्या राय है इस पर? ईरान अपनी बड़ी फौज और बढ़ते असर के दम पर खुद को नेचुरल दावेदार समझता है और वो सऊदी या तुर्की का नेतृत्व कभी नहीं मानेगा। तुर्की अपनी नाटो मेंबरशिप और मिलिट्री ताकत का हवाला देकर कहता है कि वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। उधर मिस्र अपनी पुरानी भूमिका, बड़ी आबादी, बड़ी सेना और वो जो उसकी नॉन अलाइंड वाली पॉलिसी है, उसका तर्क देकर लीडरशिप मांगता है। बाप रे। हाँ, तो आप देखिए, इतने सारे दावेदार और इतनी गहरी दुश्मनी, ऐसे में किसी एक लीडर या स्ट्रक्चर पर सहमत होना कितना मुश्किल है। ये तो वाकई बहुत उलझा हुआ मामला है। अच्छा, क्या इसमें बाहरी ताकतों का भी कोई रोल है? मतलब क्या दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, क्या वो चाहते हैं कि ऐसा कोई ताकतवर अरब गठबंधन बने? ये बहुत अहम सवाल है और जो विश्लेषण हमारे पास हैं वो साफ कहते हैं कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत, अमेरिका हो, रूस हो, चीन, यूरोपियन देश, यहाँ तक कि भारत भी, असल में एक मजबूत और इंडिपेंडेंट अरब नाटो के बनने के हक में नहीं होगी। कोई भी नहीं? हाँ, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने सामरिक और आर्थिक हित हैं जो ऐसे किसी गठबंधन से प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा? उसके लिए तो मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी अच्छी बात होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका के लिए ये स्थिति खास तौर पर चिंता की बात होगी। जरा सोचिए, अगर एक ताकतवर अरब मिलिट्री अलायंस बन गया जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हो, तो फिर मिडिल ईस्ट में जो इतने सारे अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, उनका क्या मतलब रह जाएगा? हाँ, ये तो है। इराक, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, हर जगह तो है उनके अड्डे। बिल्कुल, ये अड्डे न सिर्फ उन्हें इस एनर्जी रिच रीजन पर कंट्रोल रखने में मदद करते हैं, बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस में भी इनका बड़ा रोल है।